हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग सीटेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो है सोशल साइंस का पार्ट 2 है। ये पेपर जो है 2021 का है और ये शायद 28 दिसंबर 2021 को ये एग्जाम हुआ था। उस पेपर को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक पेपर और हम लोगों ने डिस्कस किया है जो चैनल पर है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। सी, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। देखिए इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन में तीनों सही नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग का जो सीटेट का जो आंसर की है उसमें उस हिसाब से तो ये दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन ये तीनों सही है। इसका हम लोग दूसरा आंसर लगा देंगे, लेकिन ये तीनों सही है। गूगल आप लोग करेंगे तो ये तीनों सही बताएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है वो सुंदरबन और डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटती है। तो देखिए हमारा कई स्तर का जो है परत है हमारे वायुमंडल में, तो उसमें क्षोभ मंडल है। सबसे पहले क्षोभ मंडल ही होता है जिसमें कि मौसमी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल। तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिया है ये जो है मध्य मंडल का लक्षण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल में क्या होता है कि उल्का पिंड जो भी आते हैं उस परत में आते आते जल जाते हैं, और बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है घटता है। मध्य मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, डाउन होता है। तो ये इसका आंसर मध्य मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपतन का संबंध है। आपतन आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। तो इसका संबंध होता है सूर्य की ऊर्जा के साथ होता है। कैसे कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, तो वो सन के साथ है, सूर्य के साथ है इसका संबंध, और किसी के साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, शंकुधारी वन। बी, भूमध्य सागरीय वनस्पति। सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डी, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसका जो आंसर शंकुधारी वन जो है ये जो है नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। ये शंकुधारी वन में जो है ये नरम काष्ठ जो लकड़ियां होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और वो उन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। सदाबहार वृक्ष मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, हर सीजन में होते हैं। तो जो ए का है वो तीसरा हो जाएगा, और बी का भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो बी का जो है चौथा हो जाएगा। महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, तो बी का जो है चौथा हो जाएगा। और सी का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सी का दूसरा हो जाएगा। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, दृढ़ मतलब होता है हार्ड वुड, जो लकड़ियां काफी कड़ी होती हैं, हार्ड होती हैं। तो तीसरा का ये दूसरा हो जाएगा। और डी, शीतोष्ण सदाबहार वन, तो डी का जो है पहला हो जाएगा, महाद्वीपों के पूर्वी किनारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये देखिए, ए का जो है तीसरा किसमें है, तो इसमें है। और बी का चौथा भी इसमें है, और ए का तीसरा भी इसमें है। तो ऐसे हम लोग, अगर हम लोगों को दो भी पता रहता है तो ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। अगर दो के बारे में भी पता है कि कौन से पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से वन। अगला क्वेश्चन, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो देखिए जो सहारा रेगिस्तान है हम लोग का वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और वो गर्म रेगिस्तान है। तो ये जो है इस समय तो ये ऐसा है कि वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही है। लेकिन बहुत हजार साल पहले क्या था कि यहाँ पे जो घास वास भी थे, और हरा भरा था, यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत सारे थे। और वहां पे जब पेड़ पौधे घास वगैरह होता है तो वहां पे जीव होते ही हैं, जंगल वगैरह होगा। तो वहां पे ये हाथी, पशु, शेर,
बकरियां, सब कुछ थे वहां पे। जो चित्र मिले हैं उसमें ये सब दर्शाया गया है। तो ये ए भी सही है और बी भी सही है। ए और बी कहाँ पर है? ए बी दोनों सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता तक का पता चलता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन पहला हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो जो बायोगैस होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसका पहला सही हो जाएगा। अगला, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। ए है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखिए, नहीं, सभी संसाधनों का मूल्य नहीं होता है। जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं कुछ चीजें, उसका मूल्य नहीं है। जैसे कि सूरज की रोशनी हमारे प्रकृति में पाए, वो भी एक संसाधन ही है। उसको हम लोग पैसे से सूरज की रोशनी नहीं खरीदते हैं। पानी पानी को तो बोतलों में बेचा जा रहा है, लेकिन जो हमारे घरों में पानी पाए जाते हैं उसका भी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, और बारिश होता है उसका भी कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ये भी हमारे रिसोर्सेस हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो ये जो ए है वो गलत हो जाएगा। और बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो ये सही बात है। जो हमारा टाइम है, टाइम के हिसाब से चीजें बदलती हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। तो जो संसाधन हमारे अवेलेबल हैं हमारे नेचर में, तो उससे जरूरतों के बढ़ने के हिसाब से कई सारी चीजें संसाधन के रूप में हम यूज करते हैं। तो ए गलत है, बी सही है। तो इसका ए गलत परंतु बी सही है, तो ये सही हो जाएगा। इसका ये सही हो जाएगा। ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन वन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परंपरागत स्रोत वो होता है कि जो नेचर में मतलब पाया जाता है, उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता है और वो हमेशा से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। और ये जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है। ये मतलब हमेशा चला आ रहा है। जैसे कि सूरज की रोशनी है वो परंपरागत सोर्स है, और जो पानी है वो परंपरागत सोर्स है। तो स्रोत है, सोर्स नहीं। तो ये जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं हमारे। तो इसमें कौन सा है जो परंपरागत है? और जो भी तेल वगैरह पाए जाते हैं हमारे जमीन के अंदर वो भी परंपरागत हैं। प्राकृतिक गैस और ईंधन जो भी पाए जाते हैं, लकड़ियां हैं, ये सारे परंपरागत स्रोत हैं। तो इसको हम लोग, ये पहला सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इसमें जो भी वर्गीकरण का ये आधार है और ये संसाधन के प्रकार हैं, तो इसको मिलान करना है। तो विकास व प्रयोग का स्तर है वो वास्तविक और संभाव्य है। ये ऐसे जो हम लोग विकास करते हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये जो है वास्तविक और संभाव्य है। इसका इंग्लिश में हो जाएगा एक्चुअल एंड पोटेंशियल। इसका ए का ये पहला ही हो जाएगा। और जो उद्गम, ओरिजिन जो है जैव और अजैव। तो देखिए, कोई भी चीज या तो बायोटिक होती है या अबायोटिक होती है, यानी कोई भी लिविंग थिंग होती है या नॉन लिविंग थिंग होती है। तो बी का जो है दूसरा हो जाएगा। सी का सर्वव्यापक और स्थानिक भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसका सारा सामने सामने ही ये सारे हो जाएंगे। ए का पहला सही हो जाएगा और बी का दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो ये ऑप्शन वन ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो
और कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो सही बात है, जब जहाँ पे गर्मी बढ़ती है तो वहां पे घास वाले, जैसे घास वहीं उगता है कि जहाँ जमीन के अंदर गर्मी बढ़ती है, तो ये जो ए है वो सही है। और देखिए जब घास वगैरह उत्पन्न होता है धरती पे, तो वहां पे जानवर जो भी जानवर ये सब खाते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे और घास वगैरह, उन लोगों की संख्या बढ़ती है, वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ ये सब जो है घास फूस खाते हैं, तो ये बी भी सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है। ये तीसरा है, ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, तो ठीक है, ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये ए तो सही है, लेकिन बी देख लेते हैं। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, जो भी अवशेष हैं या जो भी चीजें मिलती हैं वो जमीन के अंदर भी पाई जाती हैं। तो केवल आ गया तो वैसे भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ भी केवल है और यहाँ भी केवल है, तो ये दोनों सही नहीं होगा। और ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत है कि कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समुद्र के नीचे भी कुछ अवशेष पाए जाते हैं पुरास्थलों के, तो ये तीनों गलत है। ये ए जो है इसका सही हो जाएगा, तो ये इसका केवल ए आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, ए पत्थर की मुहरे, बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी लोहे से बनी तकलियां, डी सोने से बने बर्तन। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे का विकास यहाँ अभी नहीं हुआ था, वो कांस्य युग में हुआ था। तो ये लोग पत्थर की मोहरे तो बनाते थे, लेकिन पीले रंग का डिजाइन किए गए पात्र, ताम्र वाली चीजें ये लोग नहीं बनाते थे। पीला रंग से रिलेटेड ये लोग कुछ नहीं बनाते थे। तो ए सही होगा और डी सही होगा, सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो ए और डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो हड्डियों की संरचना, देखिए जो पुरुष है और जो महिला है, दोनों की हड्डियों की संरचना में अलग अलग संरचना होता है। पुरुष का संरचना अलग होता है हड्डी का, और महिलाओं की जो संरचना है हड्डी का वो अलग होता है। तो ये हम लोग अगर कोई अवशेष मिला है तो उसमें हमें पता लगाना है कि ये महिला है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है। तो हम उसमें जो चेक करने वाले होते हैं वो पहले देखेंगे कि हड्डियों की संरचना कैसी है, तो ये भी सही हो जाएगा। और कंकालों के साथ मिले आभूषण, देखिए जो पुरुषों का ज्वेलरी होता है और जो महिलाओं का होता है उसकी डिजाइन और चीजें मतलब अलग अलग होती हैं। तो हम लोग आभूषण कौन सा मिला है, कैसा मिला है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि जो कंकाल मिला है वो स्त्री का है या पुरुष का है। तो ये दोनों सही है। कंकालों के आकार, ये नहीं सही है। और कंकाल के साथ मिले खाना पकाने की बर्तन, देखिए खाना तो पुरुष और महिला दोनों पकाते हैं, तो इससे हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि पुरुष है या महिला। तो ये जो ए और बी है ये सही हो जाएगा, तो ए तथा बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो वेदों की रचना की शुरुआत, बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी इनाम गांव में कृषकों का निवास, डी चरक। तो ये जो सबसे पहले आरोही क्रम में, ठीक है, तो सबसे पहले वेदों की रचना की शुरुआत हुई थी, ये सही बात है। और उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक। तो ये जो चारों है वो एज इट इज इसका ऐसे ही सही हो जाएगा। आंसर की के हिसाब से ए बी सी डी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। तो इसमें उल्टा सजाना है, बैकवर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जो इसके पहले था वो असेंडिंग में था, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका सी पहले हो जाएगा, अरिक्का मैडू पत्तन में बसना, सी हो जाएगा। फिर डी होगा, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो सी और डी इसमें है, लेकिन ये इस ऑप्शन में भी है, तो एक क्वेश्चन हम लोग एक और विकल्प देखेंगे, तो सी डी। उसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। उसके बाद बी होगा, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो इसका जो है तीसरा सही हो जाएगा, सी डी ए बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे,
बी, चोल कांस्य से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। देखिए जो चोल राजवंश था उसमें जो है देवी देवताओं की मूर्तियां तो बनाई जाती थी, प्रतिमाएं, लेकिन जो कुछ फेमस भक्त होते थे, जो बहुत जिन लोगों का बहुत योगदान होता था इसमें, चोल वंश में, तो उन लोगों की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो ये भी सही है और बी भी सही है, तो इसका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। अगला क्वेश्चन, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। हाँ, तो ये तो सही हो जाएगा कि जो दिल्ली के सुल्तान, जब रजिया सुल्तान थी और ऐसे लोग थे, तो वहां के लोगों ने जन्म सिद्ध अधिकार पर और लिंग भेद पर एक आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दिया गया था। लेकिन कथन बी देख लेते हैं, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए सही है कथन, लेकिन कथन बी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी सलाह देते हैं तो पूरा 100% लोग इसको पॉजिटिव में नहीं लेंगे। देखिए जब भी कोई पॉलिसी आती है और कोई भी योजना आती है, हमारे भारत में भी सरकार लाती है, कोई भी गवर्नमेंट लाती है, तो पूरे 100% लोग इससे मतलब खुश नहीं रहते हैं, सहमत नहीं होते हैं। तो ये भी है, ये मतलब जब सारे लोग या सभी लोग आ जाएगा या फिर केवल आ जाएगा, तो इस बात से हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये थोड़ा नेगेटिव ऑप्शन है, तो वो सही नहीं होगा। तो ए सही है, बी नहीं सही है। ए सही है किंतु बी गलत है। इसका जो है पहला सही हो जाएगा। किसी भी योजना से, किसी भी सलाह से, किसी भी चीज से पूरी जनता, सभी लोग 100% लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, तो इसका बी गलत है, ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसका जो है दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। इसका तीसरा, ए और बी दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है। इसका 50वां का तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये ए भी सही हो जाएगा कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। और जो सही बात है, जो लोग धार्मिक रीति और मतान्धता, अंधविश्वास में कुछ लोग होते हैं, तो वो जो अलग अलग धर्म है उसमें क्या कट्टरपंथी वाला एक विचार उत्पन्न करते हैं। तो बी भी सही है, ए भी सही है, तो ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। ठीक है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो देखिए ये पहला सही है, लेकिन दूसरा इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है पहला सही है और दूसरा नहीं सही है, क्योंकि जनजातीय समाज तो असमान वर्गों में विभाजित पहले था ही, तो ये दूसरा नहीं सही होगा। तो ए सही किंतु बी गलत, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप लोगों को इसका आंसर अगर मिल जाता है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन में और मुझे इसका आंसर मिला भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर ने 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थित रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ये सही बात है, जो हमारे अंतिम मुगल शासक जो 1857 की क्रांति के समय जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, और इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी सबके पास इसकी बगावत के लिए। इसका ए भी सही है और दूसरा भी सही है, तो उन्होंने ही सुनिश्चित किया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने, और इनका योगदान भी है। ये काफी उस समय बूढ़े थे, लेकिन शुरुआत इन्हीं से हुई थी। तो इन्होंने ही लेटर लिखा था, कहा जाता है कि किसी ने लेटर लिखवा करके और इनको आगे कर दिया, तो अंग्रेज इन पे बौरा गए थे।
फिर कई सारा चीज हुआ। आप लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका पूरा डिटेल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा गलत पूछा है, ठीक है, यहाँ हाईलाइटेड है, मैं भी हाईलाइटेड कर देती हूँ। पहला, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, तो ये सही है कि रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। दूसरा है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये भी ठीक है। तीसरा है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ठीक है, विद्यासागर जो है सरस, क्या नाम है पूरा नाम, इन्होंने ही जो है विधवा पुनर्विवाह के बारे में सुझाव दिया था। चौथा है, प्रार्थना समाज ने केवल, देखिए केवल वाला जो है वैसे भी गलत हो जाता है, और जो प्रार्थना समाज ने सिर्फ हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श नहीं किया बल्कि और भी चीजों पर इन्होंने विचार विमर्श किया था। इसका चौथा जो है ये जो है गलत है, और जो गलत है वही सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है गलत है, यही ऑप्शन गलत है और ये जो गलत है वही सही है। ये अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो जो तेलंगाना आप लोग जानते होंगे ये अलग हो गया है, तो वो पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। और कथन ए है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, तो ठीक है, लोकतंत्र में जो है संचार माध्यम का ये भूमिका है कि समाचार के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाए। और आजकल जो भी न्यूज होती है किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, ऑल इंडिया न्यूज हो, जो भी है बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाता है, तो इसमें मीडिया का ही योगदान है। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग जो है एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाते हैं ये लोग, और बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, जबकि सही न्यूज मिल पाना इस टाइम पे बहुत जैसे रेयर है। फिर भी जो भी सूचनाएं हैं इधर की, दूसरे देश में, किस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे यूक्रेन रसिया में एक एक पल क्या होता है क्या नहीं होता है, न्यूज वाले दिखाते हैं। तो इस पहले ऐसा नहीं था, पहले कहीं पर भी कुछ भी होता था तो जल्दी से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता था, इसी वजह से जो है हमारा देश बहुत जल्दी, जो लड़ाइयाँ हुई हैं अंग्रेजों के बीच और 1857 की क्रांति है, जब भी कोई न्यूज कोई लेटर पहुंचाना होता था तो घोड़े से या किसी अलग चीज से वो लोग जाते थे इंफॉर्मेशन देने। उस टाइम फोन नहीं था कि कोई न्यूज तुरंत पहुंच जाए, तो कई महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। तो जो न्यूज है वो जल्दी पहुंच नहीं पाता था, कोई किसी बात को कैसे कहना चाहता है, किससे कहना चाहता है, बहुत जल्दी नहीं कह पाता था, तो वो दिक्कत होती थी। लेकिन अभी क्या है, मीडिया भी है, फोन भी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि विश्व में कहीं भी कुछ होगा तो हमें तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मीडिया के थ्रू। तो इसका काम यही है कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, ये सही है। दूसरा बी, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। नहीं, समाचार देखिए मीडिया का काम ये है कि वो न्यूज को पहुंचाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो एडवर्टाइजर के जो उसका ओपिनियन है उसको दिखाए। नहीं, उसका एड आता है वो ठीक है, लेकिन उसके दृष्टिकोण को नहीं दिखाना है, बल्कि हमें सिर्फ न्यूज से मतलब होता है, और ऐसा होना चाहिए संचार माध्यम का। ये दूसरा सही नहीं होगा। सी, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, तो ये सही बात है। इट मस्ट डिस्कस द व्यू ऑफ ऑल सेक्शन। जो हमारा मीडिया है इसे ये नहीं कि सिर्फ एक ही पक्ष का डिस्कशन करे अपने न्यूज चैनल पर, सिर्फ एक ही जो सत्ता है उसका डिस्कशन करे, बाकी हर पार्टी का, हर चीज का, सभी के जो पर्सपेक्टिव है उसका डिस्कशन करना चाहिए। तो ये सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी सही नहीं होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। यहाँ फिर से नहीं पूछा है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है स्टीरियोटाइप। तो पहला है, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। अगला, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। सिर्फ मम्मी अगर चाय बनाती है तो ये तो स्टीरियोटाइप है ही, तो ये नहीं होगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमें ये देखना है कौन सा नहीं है, तो ये स्टीरियोटाइप है। और ये तीसरा देखते हैं, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। तो लिपस्टिक के विज्ञापन में अगर एक महिला सिर्फ मेकअप कर रही है तो ये भी स्टीरियोटाइप है।
मेकअप लड़के भी कर सकते हैं और आजकल कर भी रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। चौथा, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। हमेशा हस्बैंड या हमेशा कोई पुरुष ऑफिस छोड़ रहा है, ये भी स्टीरियोटाइप है। तो ये तीनों तो स्टीरियोटाइप है। और ये पहला जो है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। देखिए, ऐसा लोग कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा फुटबॉल नहीं खेलती हैं, जो हमारे समाज की सोच है कि लड़कियां ये खेलेंगी, ये नहीं खेलेंगी, ये करेंगी, वो नहीं करेंगी, ये स्टीरियोटाइप सोच है। लेकिन अगर विज्ञापन में ये दिखाया जा रहा है कि जूते में एक लड़की फुटबॉल खेल रही है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप सोच नहीं है। और पूछा क्या है? नहीं। तो ये नहीं है, और जो नहीं है स्टीरियोटाइप वही सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन ये दिया है कि किसी एक महाद्वीप का ये विशेषता दिया है, उसका लक्षण दिया है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन में पहचानना है कि कौन सा होगा वो महाद्वीप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, आप लोग जानते होंगे। और इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप, आइसलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा 58 का। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो सूर्य से जब दूर जाती हैं कोई भी ग्रह, तो क्या होता है? पहला, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। दूसरा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तीसरा, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। चौथा, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। देखिए, ये चौथा जो है ये गलत है। जो सूर्य के नजदीक के ग्रह होते हैं वो ठोस पदार्थों से बने होते हैं। इसमें उल्टा दिया है, इसमें ये दिया है कि सूर्य के नजदीक वाले ग्रह गैस, नहीं, नजदीक वाले ठोस पदार्थ से बने होते हैं और जो दूर वाले हैं वो गैस से बने होते हैं। ठीक है, ये चौथा गलत है। और ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, नहीं, सूर्य से दूरी से ग्रहों का आकार नहीं घटता है, ग्रह जितना उसका साइज है, शेप है, वो वही रहेगा। तो ये तीसरा भी गलत है। और दूसरा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो अवधि घटती नहीं है। सूर्य से जब सौरमंडल से हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो अवधि बढ़ती है। तो जो हमारा रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता है। तो इसका पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस। ओके, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। इसमें ये पूछा गया है कि अगर पृथ्वी जो है झुकी नहीं होती तो क्या होता। पहला, ए है, प्रदीप्ति वृत्ति और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी, प्रदीप्ति वृत्ति और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो नहीं, डी गलत है और बी भी गलत है। ए और इसका सी सही हो जाएगा। जब हमारा जो पृथ्वी है वो कक्षीय समतल की ओर नहीं झुका होता तो किसी क्षेत्र विशेष में जो है कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। मतलब कोई जगह ऐसा होता है जहाँ पे जो है परिवर्तन मौसम से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं, एक ही सीजन हमेशा रहता। और ए जो है, प्रदीप्ति वृत्ति और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो ए सही है। जो देशांतर रेखाएं हैं और जो इल्यूमिनेशन विल है मैच विद लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो ए इसका और सी इसका सही हो जाएगा। तो ए और सी कहाँ है? पहले में ही है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और इसके आगे का 30 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये दूसरा पेपर है, सोशल साइंस का पार्ट 2 है। और चैनल पर 2 वीडियो और है, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और उस पर इन्वायरमेंट, मैथ्स, पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी सारे पेपर पड़े हुए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साइंस का भी है चैनल पर, वो भी आप लोग जाकर देख लीजिए। सीडीपी के कई सारे वीडियो हैं, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। ये आज का हम लोगों का हो गया। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सोशल साइंस का डिस्कस कर लिया। 30 क्वेश्चन जल्द ही अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।